नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने नरम गरम रिश्तों के लिए जाने जाने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जब पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो लगा कि ये दोनों नेता, ठाकुर बिरादरी के ये दोनों नेता अब एक मंच पर शायद आना चाहते हैं और इसके लिए अलग अलग तरह की थ्योरीज भी निकाली गई, आला कमान से लेकर उत्तर प्रदेश की लोकल पॉलिटिक्स तक। लेकिन उसके बाद खास बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के सुर कभी भी नहीं बदले, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पक्ष में लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी का जो नैरेटिव है, जो एजेंडा है, वो उसी की हवा निकाल देना चाहते हैं। चाहे वो इटावा कांड जैसा मुद्दा रहा हो, चाहे वो पूजा पाल को पार्टी से बाहर करने की बात हो, तमाम मुद्दों पर बृजभूषण शरण सिंह जब टिप्पणी करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के नहीं हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के हैं। कम से कम अखिलेश यादव की तारीफ और समाजवादी पार्टी के फैसलों का समर्थन तो उनका यही रुख दिखाता है। इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा, बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद भी लगातार अखिलेश यादव की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या चल रहा है बृजभूषण शरण सिंह के मन में? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का योगी आदित्यनाथ के साथ जो रिश्ता रहा, वो जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि नरम गरम रिश्ता रहा है, और मैं कहूंगा कि वो नरम रिश्ता तो कभी बनी नहीं पाया, हमेशा गर्म रिश्ता ही रहा। और चाहे गोंडा प्रशासन के बहाने से वो हो बात, या देवी पाटन का जो मंदिर है उसके इर्द गिर्द की चीजों को लेकर के वो रहा हो मतभेद, या फिर वो एक वर्चस्व की लड़ाई उस इलाके की जो है उसको लेकर रहा हो, तो वो कभी नरम रहा नहीं। हाँ, वो गए जरूर मिलने, लेकिन जिस दिन मिल के आए थे अगले ही दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जब काफी कयास लगने लगे तो ये कहा कि मैं गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था इसलिए मैं चला गया था। तो वहां भी अपने आप को अपर हैंड रखा उन्होंने। दूसरी बात ये कि उनको ये तो सही बात है कि बृजभूषण शरण सिंह जितनी कंट्रोवर्सी में फंसे, खासतौर से महिला जो पहलवानों वाला मसला रहा, तो सेंटर ने उनका साथ हमेशा दिया, केंद्र ने उनको प्रोटेक्शन तो दिया, केंद्र की भाजपा ने, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश से वो नेतृत्व से वो सपोर्ट मिला नहीं। और दूसरी तरफ वो पहले भी समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ उनके अपने संबंध रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, ना वो छुपाते हैं। वो ठीक बात है कि पंडित सिंह और स्थानीय राजनीति में पंडित सिंह और बृजभूषण शरण सिंह का जो 36 का आंकड़ा था, जो आमने सामने की बात थी, तो अब पंडित सिंह भी नहीं रहे और उसके बाद फिर दूसरे राजा आनंद जी भी अब नहीं रहे। तो बृजभूषण का एक छत्र राज्य होने का पूरा मामला है, और हर दल के लिए बृजभूषण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बृजभूषण सिंह के साथ आने का मतलब गोंडा बहराइच के बीच में अच्छी खासी सीटों पर सीधा असर। अभी तो देखिए उन्होंने एक तीसरी लाइन ले ली, और मैं तो मतलब पॉलिटिक्स में हम लोग इंसिडेंसेस को मैच करते हैं। कुछ दिन पहले विधानसभा में राजा भैया, जो एक ठाकुर जमात के राजपूत बिरादरी के बड़े नेता हैं, उन्होंने सनातनी और वो करके काफी जबरदस्त एक भाषण दिया था, और उसके बाद एक अपने पॉडकास्ट में भी उन्होंने सनातन को ऊपर किया। बृजभूषण ने कल क्या बयान दिया? कुछ दिन पहले उन्होंने, कल या परसों की बात है, कि उन्होंने फिर मुस्लिमों को लेके और जिस तरीके से सहृदयता और ये बताना कि भाई हम तो अपने साथ बैठाते हैं और वो भी हमारे लोग हैं, आप कैसे अलग कर सकते हैं, वो भी योगी की पॉलिटिकल लाइन के बिल्कुल खिलाफ लाइन थी। तो अब यहाँ पे अखिलेश यादव को एक फायदा मिल रहा है। फायदा ये मिल रहा है कि जब ये कहा जा रहा है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जब राजपूत बिरादरी के नेताओं की बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है, तो ये
कहा जा रहा था कि राजपूत समाज जो है वो योगी के पीछे लामबंद हो रहा है और एक दबाव समूह बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पूर्वांचल का एक बड़ा, एक तरफ अवध के राजपूतों की बिरादरी है और दूसरी तरफ अब पूर्वांचल के राजपूत सामने आ गए। तो वो एक जो बन रहा था परसेप्शन की राजपूत समाज का एक ब्लाइंड सपोर्ट मिल रहा है योगी आदित्यनाथ को, ब्रजभूषण उसको डिसॉल्व कर देते हैं। और समाजवादी पार्टी के भीतर ऐसा नहीं कि राजपूत नेता नहीं हैं। देखिए, आप देखिए तो अरविंद सिंह गोप, वो भी बड़े नेता हैं, हालांकि काफी शांत रहे पिछले कुछ दिनों, लेकिन वो हैं अपने जगह पे। ब्रजभूषण अगर इधर आ रहे हैं या ये संकेत मिल रहे हैं, तो फिर आप बाराबंकी से उठा के देखिए। दूसरी तरफ जो उदयवीर सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता, उदयवीर सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं। तो ये एक जो बड़े नेताओं का एक जो आधार बनता है, वो इस नैरेटिव का काउंटर करता है कि पूरे प्रदेश का ठाकुर जो है वो योगी आदित्यनाथ को ही वोट देगा। क्योंकि अगर गोप और ब्रजभूषण एक साथ मिलते हैं, नहीं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जाने की संभावना भी बन सकती है ब्रजभूषण शरण सिंह की? बन सकती है, और खासतौर पे ब्रजभूषण के अपने लिए नहीं, लेकिन प्रतीक भूषण का जब मामला आता है, जब राजनीतिक भविष्य की बात आती है और जब माहौल की बात आती है, कि ब्रजभूषण कोई बहुत कमिटेड भाजपाई तो कभी रहे नहीं। तो जब पहले भी सपा में रहे हैं, पहले भी सपा में रहे हैं, और जब ऐसे शक्तिशाली छत्रप होते हैं तो उन लोगों को माहौल समझने में बहुत वक्त लगता नहीं है। तो ब्रजभूषण इतना आगे भी नहीं निकल जाते हैं कभी कि उनकी वापसी की गुंजाइश ना रहे, और खरी खरी बोलते हैं। दूसरा, उनका जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है वो भी बड़ा स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त है। तो उनके रील्स जिस तरह से आ रहे हैं, और खासतौर पर इन मसलों पर जिसका जिक्र हम और आप आज कर रहे हैं, वो उन मसलों पे उनके रील्स बहुत आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक लाइन है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसकी वजह से वो बात आगे निकल रही है। तो आपने प्रतीक भूषण का नाम लिया, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे जो कि विधायक हैं, तो क्या वो अपने विधायक बेटे को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री बनाने के लिए कोई प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं? अगर वहां होता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा है तो वो आगे कहीं दूसरी पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, ये इस तरह की कोई तस्वीर आप खींच रहे हैं? बात बड़ी स्पष्ट है नीरज जी, कि योगी आदित्यनाथ जी की भी शैली है, वो भी जिद वाली शैली है, और ब्रजभूषण शरण सिंह की भी जो शैली है वो जिद और दबंगई की है। तो दोनों एक ही तरह के लोग हैं। तो ब्रजभूषण इस तरह का दबाव बना के प्रतीक के लिए मंत्री पद ले लें, ये योगी की कैबिनेट में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। और ये जब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ठाकुर नेताओं में एक बहुत लंबी वो है। अभी तो देखिए, आप राजा भैया कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, जबकि समर्थन तो है उनका, बिल्कुल, और लगातार समर्थन है। तो वहां एक लंबी लाइन है। अगर राजपूत बिरादरी से उनको पिक करना होगा, और अगर पॉलिटिकल गेम प्लान में, जैसा कि आजकल कुछ हवा भी चल रही है कि राजनाथ सिंह और उनके सेटलमेंट होने की बात हो रही है, तो पंकज सिंह है, तो प्रतीक भूषण तो कहीं सीन में बन नहीं पा रहे हैं, और उनको एक्सेप्ट कर लेंगे योगी इस कंडीशन में। जब ब्रजभूषण के बयान ऐसे आ रहे हैं तो वो भी मुश्किल है। तो अब ये है कि रास्ता क्या है। ब्रजभूषण इस तरह के नेता हैं कि वो अपने दम पर लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, और उनका अपना नेटवर्क है। हाँ, पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है तो फिर वो बहुत अनडाउटेड एक वो बन जाता है उनका कैंडिडेचर या उनके फैमिली का। तो ब्रजभूषण को समर्थन भी अगर मिल रहा है तब तो सोने पे सुहागा, लेकिन अदरवाइज ब्रजभूषण शरण सिंह दब के या कॉम्प्रोमाइज करके या रिलेशन बिल्ड करके प्रतीक भूषण को अगर उन्हें बनाना होता तो वो तो बहुत उनके लिए आसान काम था।
ये स्थिति जो है वो फिलहाल योगी और ब्रजभूषण शरण सिंह के की केमिस्ट्री बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसका ये नतीजा है जो जब ब्रजभूषण के ऐसे बयान आने शुरू। लेकिन टेबल के दूसरी तरफ से अगर देखें कि अखिलेश यादव की अगर वो तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव की एक तरीके से ढाल बनकर वो खड़े नजर आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का तो पूरा फोकस पीडीए पर है ना। अखिलेश यादव के तो पिछले बयानों को देखें, वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे नहीं चाहिए जनरल कैटेगरी का वोट, मुझे नहीं चाहिए कोट अनकोट सवर्णों का वोट, मैं तो पूरा पीडीए पर फोकस कर रहा हूं। मतलब वो उनका एक्शन ये गवाही देता हुआ नजर आता है। तो फिर तो ब्रजभूषण शरण सिंह अगर वहां जाते हैं तो क्या फायदा क्या नुकसान आप देखते हैं? लेकिन आप ये देखिए, उनका कोई नुकसान नहीं। पीडीए अब लामबंद है। हमने लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो इंडिकेशन तो यही है। उसके बाद भी डे बाय डे चीजें बढ़ी ही हैं पीडीए की तरफ। दूसरी तरफ वो माता प्रसाद पांडे को बना देते हैं नेता प्रतिपक्ष। बिल्कुल। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर तो वो किसी को बना सकते थे, पीडीए समाज से ही किसी को बना सकते थे। लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन सारे रास्ते तो बंद करता नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि बैकवर्ड ओबीसी का वोट जो है उससे दूर जा रहा है? पार्टी तो चिंता में है। तब जबकि लोग ये कह रहे हैं कि अपर कास्ट सवर्ण समाज पूरी तरह से बीजेपी के लिए लामबंद है, तब भी उसकी फिक्र वहां है। तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता भारत की या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो टोटल एक्सक्लूजन में जाए। हाँ, कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं और कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस वक्त अगर राजनीति संधियों और दुरपसंधियों का खेल है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह किसी तरह से पार्टी में आ जाते हैं तो क्या उस माहौल को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या गोंडा और कैसरगंज के जो ओबीसी हैं वो पूरी तरीके से ब्रजभूषण के खिलाफ हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। बल्कि प्लस ये होगा कि उस इलाके के जो सवर्ण जिनके ऊपर ब्रजभूषण का प्रभाव है वह इधर आ जाएंगे। तो वो स्पेस, मैंने कहा ना कि भाई ऐसा तो है नहीं कि अरविंद सिंह गोप चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। वो तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही लड़ेंगे। उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और दूसरे क्षत्रिय नेता हैं अलग अलग इलाकों में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है कि बिल्कुल आप नेग्लेक्ट करके किसी भी एक बिरादरी को आप पूरी तरीके से राजनीति। हाँ, पीडीए सेंटर है, पीडीए वो स्ट्रेंथ है जो अखिलेश यादव के लिए वोट कंसोलिडेशन का काम कर रही है। और वो कंसोलिडेशन है, वो उनके पीछे है, वो उसने दिखा दिया। तो अब प्लस करना है और वो प्लस और वो नैरेटिव टूटना है। आप देखिए, आप याद करिए ना, पिछला चुनाव था जब तो क्या जिक्र हो रहा था? जिक्र यही हो रहा था ना कि राजपूत बिरादरी के भीतर भाजपा को नाराजगी है, गुस्सा है, नाराजगी, और उसके नतीजे भी निकले। कई जगह वोटों को हमने देखा। तो किसी के कहने से कोई एक बिरादरी पूरी तरीके से थोड़ी आ जाती है। उसके तो लोकल लीडरशिप होती है, लोकल इन्फ्लुएंस होता है और वो मेहनत होती है। क्या अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए कह के थोड़ी पीडीए को जुटा लेंगे? उन्होंने एक लीडरशिप बनाई है पीडीए के भीतर, उन्होंने दलितों के भीतर एक लीडरशिप बनाई, उसका नतीजा देख रहे हैं आप। उन्होंने पहले बीएसपी के तमाम बैकवर्ड लीडर्स को अपने साथ लिया, उसके बाद फिर उन्होंने इधर इंद्रजीत सरोज से लेकर अवधेश प्रसाद तक पासी समाज को एक साथ लिया, तब जाके ना ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। ये वही स्ट्रेटजी है तो 2014 में बीजेपी कर रही थी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी कॉम्बिनेशन पर चलती है और इस कॉम्बिनेशन में आप ब्रजभूषण जैसे लीडर को आप एक मिनट के लिए राजा भैया के साथ अखिलेश यादव के जो तल्ख रिश्ते हैं या जो बयानों में तल्खियां आती हैं, वो ये माना जा सकता है तब जबकि राजा भैया के उनसे बड़े अच्छे रिश्ते थे मुलायम सिंह यादव से। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव का स्टैंड राजा को सूट नहीं किया।
और राजा भैया और अखिलेश यादव के भीतर वो बन नहीं पाई केमिस्ट्री। तो राजा भैया तो बोलते हैं, लेकिन क्या राजा भैया या जो तालुकदार ऑफ अवध हम कहते हैं, जिसमें मेंकेश्वर शरण सिंह, राजा भैया और ये सारे लोग आते जो एक छत्रप हैं, वो वही उत्तर प्रदेश में पूरे राजपूत बिरादरी के लीडर हो? ऐसा भी नहीं है। तो जी प्रभाव कहाँ जाएगा, ये तो अभी अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा टाइम है। लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान देने शुरू किए हैं, जिस तरह से वो संकेत उन बयानों की अगर का विश्लेषण करने के बाद जो संकेत दिखाई देते हैं, वो ये दिखाई दे रहे हैं कि इस बात में कोई अचरज नहीं करने की जरूरत होगी कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रतीक भूषण को लड़ाते हुए दिखाई दें। चलिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह तो अपने आप में एक गुट हैं, लेकिन ठाकुरों का एक अलग गुट भी लखनऊ में पिछले दिनों मीटिंग करता हुआ नजर आया। क्या चल रहा है, किसके पक्ष में? क्या वो शक्ति प्रदर्शन था? क्या वो परिवार का मामला था? क्या राजनीति थी उसमें? असल में जब वो मीटिंग हुई, उसकी तस्वीरें आई, तो उसके पीछे जो बैनर लगा था कुटुंब का, तो वो तो यही बता रहा था कि भाई ठीक है, एक समाज अपनी बैठक कर रहा है। और ऐसी पहले भी बैठकें होती थी, बीच में बंद थी, तो वो आपसदारी की बात थी। लेकिन जिन परिस्थितियों में वो बैठक शुरू हुई, और एक बैठक नहीं हुई, उस बैठक के बाद एक बैठक और हुई, और जब वो बैठक हुई उसके तुरंत बाद से उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की भी बैठक के भी नेताओं की बैठकें शुरू हो गई, और उसी के आसपास से लोधी समाज के विधायकों और बड़े नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। तो अब दो तीन बातें हैं। एक बात तो ये है कि चूंकि ये चर्चा होती रहती है बीच बीच में कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो उसमें अपनी हक और हकदारी के लिए दबाव बनाने की बात, लेकिन दूसरी तरफ समाज के जो मैं मतलब इस बात को पुख्ता तौर पे कह सकता हूं कि एक बिरादरी की बैठक में बात ये नहीं हो रही थी कि मंत्री पद मिला नहीं मिला, वो तो बात की बात है। बात ये हो रही थी कि ग्राउंड लेवल पर जो समाज है, जो वोट देता है, वो भी अब हमारी बात सुनने के लिए मुझसे 20 सवाल कर रहा है कि बिरादरी का नुकसान हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो राजपूत समाज की जब बैठक हुई तो ये माना गया कि एक योगी आदित्यनाथ को एक मजबूती देने की वो कोशिश थी। लेकिन जब दूसरे खासतौर पर बैकवर्ड विधायकों और सांसदों की बैठकें की जब चर्चा आई, तो ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मतलब रिएक्शन में चीजें हो रही हैं। और फिर ये लगता है ये जो इंफॉर्मेशंस हैं वो यही कह रही हैं कि ये रिएक्शन भी हुआ है उसका। तो जाहिर सी बात है कि उन बैठकों के भीतर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रभुत्व की बात ही है। ये हर समाज के विधायकों की, सांसदों की जो बैठक हो रही है या नेताओं की जो बैठक हो रही है, आप देखिए लोधी समाज में, फिर जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कुर्मी वोट तो दे गया 2024 में, लोधियों में से काफी हिस्सा निकल गया। लेकिन पिछले मतलब अगर आप एक हफ्ते की टाइमलाइन देखिए, अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा लगाने का और उनकी जयंती पर जो सम्मेलन हुआ, उसके पहले जो एक सम्मेलन हुआ साक्षी महाराज के नेतृत्व में, अब आने वाली 21 तारीख को अलीगढ़ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम है, और लामबंदी है, और बेचैनी वाली लामबंदी है कि साहब जिस हमारी बिरादरी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा को सरकार बनवाई, पहला मुख्यमंत्री दिया, और आज की तारीख में भाजपा संगठन में तो हमारा कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, किसी मोर्चे तक में नहीं प्रतिनिधित्व है। आज साक्षी महाराज ने भी पिछले दिनों ये बात ऑन कैमरा कि हम लगातार बीजेपी को लोधी समाज वोट देता है लेकिन उनका हक नहीं मिल रहा है, इस तरह की बात कही थी। ये सब बोलने लगे। अब ऐसे में अगर राजपूत बिरादरी ये लामबंदी करने की कोशिश, तो पूरी लड़ाई कहाँ जा रही है? पॉलिटिकल अगर लड़ाई देखिए, और जो स्टेज सेट हो रहा है, वो यही स्टेज तो सेट हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि सवर्ण डोमिनेंस बनाम ओबीसी और एंड दलित पिछड़ा दलित पिछड़ा,
तो अगर ये हो रहा है और इसमें अगर वो लॉबिंग हो रही है एक नेता के लिए, अगर हो रही है तो वो तो रिएक्शन उल्टा होने वाला है। मतलब ये ओबीसी पर जो बीजेपी एक बार फिर 2024 के इलेक्शन में झटका खाने के बाद फिर से एक कोशिश कर रही थी वहां पर अपनी जगह बनाने की। आप कह रहे हैं कि इस स्टेज पर आज की तारीख में भी देखें तो वहां पर बीजेपी की स्थिति डामाडोल है। एफर्ट ही नहीं हो रहे हैं एक्चुअली पार्टी के भीतर। मैं बताऊं आपको नीरज जी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई सरफेस मूवमेंट है ही नहीं, जबकि अंडर द रूफ बहुत मूवमेंट हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि ना मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है जिसकी चर्चा रह रह के होती है, ना संगठन में फेरबदल हो रहा है, ना उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कोई नया अध्यक्ष आ पा रहा है। तो पार्टी के उस सरफेस पे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है जो इन नाराज लोगों को हैंडल कर पाए या उनको एडजस्ट कर पाए, जबकि इसकी वजह से अंडर द रूफ जो मूवमेंट हो रहे हैं वो पार्टी के लिए निगेटिव हो रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े नेताओं का आप कोई भी कार्यक्रम देखिए, ऐसे कोई कार्यक्रम ही नहीं चल रहे हैं। एक अजब शांति का माहौल बना हुआ है। तो जो हम बात कर रहे हैं तो पूजा पाल भी उसी एम्बिट में आ जाती हैं। तो पूजा पाल को निकालकर क्या अखिलेश यादव ने एक मौका दिया है बीजेपी को कि उस समाज में या पूरे एक ओबीसी समाज में अपने लिए एक सहानुभूति पैदा करें? पूजा पाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं और जिस तरह से वो बीजेपी के नजदीक आ रही हैं, क्या वो बीजेपी के लिए एक जरिया बन सकती हैं? भाई अगर यूज किया जाए, अगर पूजा पाल मूवमेंट में आए, अभी तक तो पूजा पाल एक पर्सनल इशू पे है, वो कम्युनिटी का इशू नहीं है, ठीक है, वो पर्सनल इशू पे अभी सिंपैथी है उनके साथ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज को ही बना रखा है। तो बीजेपी पूजा पाल को अगर अपने खेमे में ले लेती है तो एक असेट तो बना, लेकिन अगर ग्राउंड पे पाल समाज के लोगों को जो उनका आरोप है, उनकी बिरादरी का ये आरोप हमेशा है दूसरी ओबीसी बिरादरियों की तरह कि हमारी जमीन पर सुनवाई नहीं हो रही, थाने कचहरियों में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, अगर ये स्थिति नहीं बदलेगी तो पूजा पाल भी कुछ नहीं कर पाएंगी। पूजा पाल पॉलिटिकल लीडर नहीं है ना, पूजा पाल एक सर्कमस्टांशियल लीडर है जी। सर्कमस्टांशियल लीडरशिप को से माइलेज लेने का काम पार्टी संगठन का होता है। तो अगर संगठन उनको उस तरह से आगे बढ़ा दे और महत्व दे दे, सरकार में उनको महत्व दे दे, तो ये बात मैसेज बड़ा जाएगा पाल बिरादरी में। हो सकता है ये मैसेज जाए और जाएगा ही, लेकिन अगर सिर्फ बात इतनी ही पे रह जाती है तो फिर वो यूजलेस हो जाएंगी। एक सवाल और है उत्कर्ष जी कि अखिलेश यादव को हम नेशनल इश्यूज पर बहुत मुखर देख रहे हैं। मतलब वो अमेरिका के टैरिफ पर भी बात कर रहे हैं कि भदोही, कानपुर, मुरादाबाद के व्यापारियों को दिक्कत हो जाएगी। बिहार की वोटिंग लिस्ट का जो मुद्दा है, एसआईआर का जो मुद्दा है, उस पर वो लगातार हमलावर हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को भी वो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों की अपने वोट चोरी के आरोपों से जोड़ते हैं। कहाँ पोजिशनिंग कर रहे हैं वो इन नेशनल इश्यूज के अंदर अपनी आवाज लगातार उठाकर? लेकिन ये भी देखिए ना कि नेशनल इश्यूज को वो कहाँ यूपी में कहाँ ले आ रहे हैं। जब राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन ने कहा एफिडेविट देने को, वो मौका अखिलेश यादव ने लपक लिया और उन्होंने 18,000 एफिडेविट्स का जिक्र कर दिया, है ना। तो दो बातें हो रही। एक तो ये कि इंडिया अलायंस के बड़े मतलब फ्रंट लीडर्स में अखिलेश यादव हैं इस वक्त। अगर हम पिक्चरों को देखें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और अगर सांसदों के नजरिए से भी देखें तो हाँ, सांसदों के नजरिए से भी देखें
और या सिटिंग अगर देखें पार्लियामेंट में, जब लोकसभा में बैठे रहते हैं ये लोग, तो वो रो भी आप देख लीजिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, ऐसे ही बैठते हैं लोग। तो एक तो वो है। दूसरा, जब वो ट्रंप की वजह से उत्तर प्रदेश के कामगारों की बात करते हैं, तो भी वो उत्तर प्रदेश को सेंटर में रख के और केंद्र पर हमलावर है, यानी भाजपा पे हमलावर है, भाजपा की सरकार पे हमलावर है। तो ऐसा नहीं कि वो अच्छा। और अखिलेश यादव का जो अभी की स्थिति है, वो तो उत्तर प्रदेश के नेता की है, एक क्षेत्रीय दल की है, लेकिन अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं अंदर अपनी पार्टी को बढ़ाने की भी बात है, अपनी इमेज को भी उससे बियॉन्ड ले जाने। क्योंकि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा दर्द जो था, वो ये था कि वो मुलायम सिंह के बेटे और MY से बाहर नहीं है, जिसको उन्होंने तोड़ दिया है लोकसभा चुनाव में, या पिछले विधानसभा से शुरू किया और लोकसभा तक आए। लोकसभा में तो ज्यादा सफल हो गए। अब उनको अपने पर्सनल इमेज को भी और बड़ा करना है, और सेंटर में वो कभी भी, आप देखिएगा, वो किसी इशू पर बोलेंगे तो वो यूपी का कनेक्ट मिस नहीं करेंगे। चाहे चुनाव की धांधली की बात करें, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, चाहे वो इकोनॉमी की बात करें, किसी भी तरह की बात करेंगे, वो सेंटर में यूपी को रखेंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है, उनका ग्राउंड है। तो इसलिए वो सब घुमा फिरा के यूपी के लोगों को, अच्छा, यूपी में चूंकि इंडिया अलायंस के अकेले नेता हैं वो, कांग्रेस अभी भी एक बहुत जूनियर पार्टनर है आज की तारीख तक भी, तो लीडरशिप भी नहीं छोड़नी है उनको। ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ना है जो ये राहुल गांधी के साथ वो SIR पे खड़े हैं, लेकिन वो अपनी लाइन लेके खड़े रहते हैं। आप याद कीजिए वो बयान, जब उन्होंने ये कह दिया था कि भाई कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार है और ऐसे अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, और उसके बाद दूसरे दिन से उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया कि अधिकारी वो हो जाए, ऐसी ही FIR लिखी जाएगी उनके ऊपर जो बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी में शामिल है। सो वो अपने आप को वहां पर जूनियर नहीं दिखा रहे, वहां पे वो एकदम लेवल पे दिखा रहे हैं। तो ये जी बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प राजनीति चल रही है, और खास तौर पर बृजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के नाराज नेता उन्हें आप कह लीजिए, पूर्व सांसद हैं, 6 बार के सांसद रहे हैं। एक खास तौर पर देवी पाटन मंडल इलाके में अच्छी खासी उनकी पैठ है। वो इन दिनों जिस तरह से अखिलेश यादव के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, वो सबका ध्यान खींच रहा है। क्या बृजभूषण शरण सिंह अपनी राजनीति में किसी तरह का कोई बदलाव करने वाले हैं, इसका इशारा वो दे रहे हैं। इस पर हमने उत्कर्ष सिन्हा जी से एक तफसीली बातचीत की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हो रही अलग अलग जातियों की गोलबंदी, पूजा पाल का इशू, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर एक व्यापक तस्वीर उत्कर्ष जी ने हमारे सामने रखी है। आपका इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्कर्ष सिन्हा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।